जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, एसएसबी इंटरव्यू की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उस एसएसबी इंटरव्यू के लिए हम लोग जीडी और लेक्चरेट के टॉपिक्स के बारे में एक नॉर्मल सामान्य सा ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन टॉपिक्स की हमें आवश्यकता लगे तो हम इनके बारे में अपने विचार रख सके। आप सभी विद्यार्थी इन वीडियोस को बहुत अच्छे से सुनिए, देखिए और इन सारे वीडियोस के नॉलेज को आप उपयोग करिए अपने बोलने में, अपने डिस्कशन के दौरान जब आप अपने साथियों के साथ बैठे होते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर का जो विषय है वो है भारत एवं पड़ोसी राष्ट्र और हमारी सुरक्षा नीति। जी हाँ दोस्तों, तो भारत एवं इसके पड़ोसी देशों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के साथ 9 देश पड़ोस में रहते हैं, 7 हमसे भूमि से जुड़े हैं और 2 हमारे से जल के द्वारा कनेक्टेड हैं। इस तरह से ये 9 देशों से घिरा हुआ हमारा भारतवर्ष है और भारतवर्ष ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत विशाल है, साथ ही हमारी जो सीमाएं हैं वो भी काफी विशाल है। तो ऐसे में हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध हमारे विकास की दिशा को तय कर रहे होते हैं। अगर हम पुराने स्टेटमेंट्स को कोट करें तो चाणक्य ने तो ये कहा था कि आपके पड़ोसियों के साथ कभी भी आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हमेशा साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिशें होती रहती थी। और अगर हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को याद करें तो उन्होंने कहा था कि आपके पड़ोसी हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप उन्हें कभी बदल नहीं सकते। इसलिए उनकी नीति थी कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते कायम रखे जाएं। अब अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के हमारे जो पड़ोसी देश है उसमें 2 विभाग में हम उनको बांट सकते हैं। एक ऐसे पड़ोसी राष्ट्र जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं और एक ऐसे पड़ोसी देश जो भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बने हुए होते हैं। तो जो देश हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं उनमें 2 देश हैं, चाइना और पाकिस्तान। और जो देश हमारे साथ कदम ताल मिलाकर के चल रहे हैं उनमें नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये सारे देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के सपोर्ट में रहते हैं। तो अब हिंदुस्तान के साथ इन देशों के रिश्ते या इन देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, किस तरह से इन रिश्तों को अच्छा बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे देश जो हमारे साथ कदम ताल मिलाकर के चल रहे हैं, इन देशों का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, या यूं कह लीजिए कि देश बहुत छोटे छोटे राष्ट्र हैं। और जब ये बहुत छोटे छोटे राष्ट्र हैं तो ऐसा कहा जाता है कि छोटा राष्ट्र हमेशा बड़े राष्ट्र से डरकर रहता है। तो डरकर इसलिए रहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं बड़े राष्ट्र का अगला कदम क्या होगा, इनकी अगली नीतियां क्या होगी जिनसे हमारे ऊपर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो पहले जो है ये सभी राष्ट्र भारत के छोटे भाई के रूप में थे, किंतु वर्तमान परिदृश्य जैसे जैसे बदल रहा है ये सभी राष्ट्र चाहते हैं कि हम छोटे भाई की भूमिका में ना रहें, हम स्वयं भी एक संप्रभु राष्ट्र बने रहें और हमारी संप्रभुता को भारत पहचाने। तो इस तरह से ये हमारी तरफ से भी अनिवार्य हो जाता है कि भारत इनको अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर ना समझे और इनके साथ संप्रभु राष्ट्र की तरह ही हम लोग व्यवहार हमेशा से करते भी आए हैं, करते भी रहें और इन्हें यह यकीन दिलाएं कि भारत हमेशा हर घड़ी में इन देशों के साथ में खड़ा है। अब आपने देखा होगा कि ये सारे जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उसमें बांग्लादेश भी शामिल है। इन सारे राष्ट्रों के अंदर कहीं ना कहीं चाइना का इंटरफेरेंस है और हम लोग ये जानते हैं कि चाइना का जो इंटरफेरेंस होता है वो हमेशा आर्थिक इंटरफेरेंस होता है। सबसे पहले चाइना आर्थिक रूप से वहां पर पकड़ मजबूत बनाता है और यही हमेशा होता भी आया है कि पहले आप आर्थिक इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप पैसा वहां लगाइए और पैसे के बाद आप वहां मिलिट्री पावर का इस्तेमाल कीजिए। जैसा हम लोग देख पा रहे कि पाकिस्तान आजकल चाइना का सिर्फ एक अंश मात्र बनकर रह गया है। कई विशेषज्ञ तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान के ऊपर कर्ज ही इतना लाद दिया है। ये सेम हमने देखा था श्रीलंका में जब हम्बनटोटा पोर्ट की बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो छोटे देश जिनमें चाइना का बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है वो देश भी ये चाहते हैं कि भारत हमारा सहयोग करे, पर उनके सहयोग के लिए हमें भी आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। हम भी उनके लिए क्रेडिट ऑफ लाइन दे सकते हैं, हम उनकी आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं और उनकी आर्थिक मदद करने के साथ साथ हम उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि चाइना जब आपकी आर्थिक मदद करेगा तो अपनी खुद की कंपनियां लेकर आएगा, अपने खुद के वर्कर्स लेकर आएगा, किंतु भारत के साथ आपको आगे बढ़ने में क्या क्या फायदे हैं। तो अगर हम उन राष्ट्रों को, वो पड़ोसी देश जो हमारे साथ कदम ताल मिला करके चल रहे हैं, उनको अगर हम या चाइना या हिंदुस्तान के बजाय हम ये कहेंगे कि चलिए ठीक है आप चाइना के साथ भी रहिए और आप हमारे साथ भी रहिए, पर हमारे साथ रहने में आपको क्या ज्यादा फायदा है, अगर हम इस तरह से उनको फायदा बता पाए तो निश्चित तौर पर वो देश हमारे साथ में आ पाएंगे। अगर हम बात करें नेपाल की तो बीच में कुछ छोटे मोटे मतभेद को अगर हम छोड़ दें तो बाकी हमारे रिश्ते नेपाल के साथ बहुत अच्छे हैं। काला पानी लीफू लेक की बात अगर करें तो वहां थोड़ी सी टेंशन हुई थी, बाकी रिश्ते अब वापस से सामान्य की तरफ होते जा रहे हैं। हमारे पूर्व में भी सीडीएस साहब वहां गए थे और उन्होंने काफी अच्छी, उस समय बहुत ठीक अच्छी सार्थक वार्तालाप हुई थी। भूटान भी ये चाहता है कि भारत जो है अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ में हमारा और ज्यादा डेवलपमेंट करे, पर उसकी कुछ चिंताएं रहती है, उन चिंताओं को हिंदुस्तान दूर करे। सबसे बड़ी बात आती है बांग्लादेश की।
कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को काउंटर करने में बांग्लादेश कहीं ना कहीं हमारा बड़ा सहयोग कर रहा होता है। तो बांग्लादेश के साथ हमारे कनेक्टिविटी, 3 चीजें होती हैं, कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कल्चर, कि हम कनेक्टिविटी को जितना अच्छा रखेंगे, आवागमन जितना सुलभ होगा, उतना हर राष्ट्र को फायदा होगा। और देखा यही जाता है विश्व में कि जितना फायदा उतने अच्छे रिलेशन। देशों के बीच में सिर्फ एक ही चीज है, वो है परमानेंट इंटरेस्ट। जिस देश का जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो देश उससे अच्छा हमारे संबंध बना करके रखेगा। तो बांग्लादेश के साथ यही है कि 47 के पहले बांग्लादेश और हमारा काफी अच्छा आवागमन था, क्योंकि देश तो सब एक ही था पूरा हमारा। तो वहां पर रोड कनेक्टिविटी थी, बांग्लादेश के चटगांव और ढाका से सारा सामान, पूरा मटेरियल हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाता था। तो वही उसी कनेक्टिविटी को अगर फिर से रिवाइव किया जाए तो वापस से हमारे दोनों के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग मेरीटाइम रिलेशन भी डेवलप कर रहे हैं, हम लोग साइबर रिलेशन, साइबर कनेक्टिविटी भी डेवलप कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदुस्तान इन डिफरेंट देशों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए। और अच्छे रिलेशन बनाने का आधार सिर्फ यही है कि चूंकि ये सारे देश जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से तो विकास में पीछे ही है, तो हम इनके विकास में किस तरह से भागीदार बन सकते हैं। जैसा कि हमने अफगानिस्तान के मामले में भी खूब वहां इन्वेस्टमेंट किया था, लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमने किया, वहां पर कई सारी योजनाओं पर काम किया, वहां की संसद बनाने में हमने मदद की। तो ये सारी चीजें आगे चल करके बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। अब बात आती है वो कंट्रीज जो हमेशा हमारे विरोध में रहती हैं। तो इसमें 2 कंट्रीज है, पाकिस्तान और चाइना। जी हाँ, तो पाकिस्तान की तो पहचान ही भारत विरोधी है। अगर पाकिस्तान भारत विरोधी बात नहीं करेगा तो उसकी पहचान, उसकी वर्ल्ड लेवल पर कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान को सुधरने में बहुत समय लगेगा, सुधरेगा वो भी एक दिन जरूर, वो हमारी बात एक दिन जरूर मानेगा, पर अभी उसको ये सब करवाना बहुत मुश्किल दिखता है। दूसरी बात आती है चाइना की। चाइना के साथ 1962 के बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ा सुधार आ रहा था, पर जब हमने देखा कि उन्होंने डोकलाम में स्टैंड ऑफ किया 73 डेज तक, और डोकलाम के बाद जो गलवान का इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद में जो हमारे सिक्किम और दूसरे अरुणाचल को लेकर के वहां जो हमारी चाइना के साथ टकराव होता रहता है, कन्फ्रंटेशन होता रहता है, तो उसने हमें हमेशा सजग रहने के लिए कहा है कि जब आपके पड़ोस में खतरनाक दुश्मन रहता है तो आपको हमेशा 24 घंटे अलर्ट और अवेयर रहने की आवश्यकता है। उसी तर्ज पर हमारी फौज और हमारे देश और हमारी विदेश नीति काम कर रही है कि हम चाइना के साथ व्यापारिक तौर पर तो रिश्ते बरकरार करे हुए ही हैं, पर हम सेना और अपनी रक्षा के क्षेत्र में कहीं भी चाइना पर कोई विश्वास करने के मूड में नहीं है। हम लोग जो है चाइना के साथ मिलकर के भले ही एससीओ के सदस्य हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भले ही सदस्य हैं, पर हम चाइना पर कभी भी पूरा विश्वास करके नहीं चल सकते। और चाइना को काउंटर करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में जहां जहां हमको मदद मिल सकती है, हम बिम्स्टेक को बहुत मजबूत कर सकते हैं। हम हमारे हिंद महासागर के, बंगाल की खाड़ी के देशों को साथ में लेकर के चाइना के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, और वह किया भी जा रहा है। साथ में दूसरी बात अब नेक्स्ट जो आती है कि कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कल्चर। चूंकि हमारे आसपास के देश जो है उन पर हिंदुस्तानी कल्चर का बड़ा प्रभाव रहा है। जैसे देखा जाए तो चाइना में भी बौद्ध धर्म गया तो हिंदुस्तान से ही गया। तो अगर हम कल्चरल एक्टिविटीज को जिंदा रखेंगे, वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हमारे चलते रहेंगे, तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं बातचीत होती रहेगी। और सभी चीज़ों का, हर चीज़ का एक ही समाधान होता है, बातचीत। तो बातचीत जब जारी रहेगी तो चीज़ें हमारे फेवर में होगी, पर हमें वही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का इस्तेमाल करना होगा। और ये हमारी सरकार ने दिखाया भी है कि पहले हम जहां अपनी नीतियों में बहुत सॉफ्टनेस रखते थे, जहां कई बार ऐसा भी होता था कि आतंकवाद और बातचीत हो जाती थी, पर अब यह है कि दुश्मन को जाकर के ना सिर्फ ललकारा जा रहा है बल्कि उसको दिखाया भी जा रहा है कि हम क्या है। और ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और गलवान के माध्यम से साबित किया है। तो हिंदुस्तान अब सशक्त हो रहा है और उसके पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते भी अच्छे और मजबूत हो रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।